हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आपका स्वागत करते हैं आपके इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, इसमें हम बात करने वाले हैं बीपीएससी का जो रिवीजन सीरीज़ है उसके टॉपिक पे बात करेंगे। एंड आज का जो टॉपिक कवर होने वाला है वो फिजिक्स का टॉपिक कवर होने वाला है, ठीक है ना, मोर एंड लेस। एंड आपको ये फ़ायदा उसी को होगा ज़्यादातर जिसने पहले पढ़ चुका है थोड़ा बहुत, जिसको नॉलेज है, जिसने 6, 7, 8 में अच्छे से पढ़ा हुआ है, या फिर मतलब उसका बेसिक बैकग्राउंड अच्छा है। और उसको थोड़ा नॉलेज हो, मतलब उसको थोड़ा बेनिफिट होगा जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन दोनों लोग कॉपी पेन लेके बैठेंगे, जिसके प्रॉपर नोट्स बने हुए, वो रफली नोट्स बनाएगा। नहीं तो फिर चूँकि उससे आपका जो है ना सेरेबेलम वो एक्टिव हो जाता है, माइंड एक्टिव हो जाता है और अच्छा रिकॉल हो जाता है आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले यूनिट एंड मेजरमेंट टॉपिक है आपका। टॉपिक का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। चलो सबसे पहले बात करते हैं, कुछ फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ठीक है ना। अगर हम बात करें कि इन्हीं से सब मिलकर बनी होंगी जितनी भी यूनिट्स हैं, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको देता हूँ कि जैसे कोई डिस्टेंस है उसको मेज़र करना है, तो आप किससे मेज़र करेंगे? तो आप कहेंगे कि आप उसको मेज़र करेंगे, आप मीटर से मेज़र करेंगे। आपने देखा होगा मीटर, जब आप कपड़ा लेने जाते हैं तो मीटर से आप उसको मेज़र करते हैं। ओके, लीव इट, जाने दीजिए। आइए वापस आते हैं। तो इस तरह के कुछ होते हैं, जैसे टाइम को आप सेकंड से मेज़र करते हैं, इस तरह से हम लोग जो मेज़र करते हैं उसे हम कहते हैं। चलिए ठीक है, तो कितनी होती हैं आपको ये पता होना चाहिए, 7 होती हैं। ठीक है ना। अब 7th के और साथ के साथ देख लेते हैं। सबसे पहले आता है लेंथ। ठीक है ना, लेंथ को मेज़र करते हैं मीटर से। दूसरा होता है आपका मास, इसको हम करते हैं किलोग्राम से। तीसरा होता है टाइम, टाइम करते हैं सेकंड से। उसके बाद हो जाएगा आपका टेम्परेचर, इसको करते हैं केल्विन से। ठीक है, इन सब का इसको m होता है, इसका kg होता है, इसका आपका s होता है, इसका आपका k होता है। देखो, डिग्री केल्विन कभी नहीं होता, ये गलत है, बहुत लोग यूज़ करते हैं, नहीं, वो डिग्री सेल्सियस में होता है आपका। ठीक है ना। चलो आते हैं उसके बाद क्या है आपका, इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा यूनिट, वो हो जाएगा आपका एम्पियर होता है। ठीक है, ये मैच ऑफ द फॉलोइंग में आपसे पूछता है, इसका क्या होता है सिंबल, ए होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट हो जाएगा लुमिनस इंटेंसिटी। इसका क्या होता है, कैंडेला। ठीक है ना, CD से नोट करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद जो पांचवा होता है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और इसका क्या होता है, मोल होता है। ठीक है ना, ये आपके साथ के साथ यूनिट्स हो गए और उनके आपका वो हो गया। ठीक है, चलो समझ में आ गया नहीं बात इतना, क्योंकि इनको सीधा सीधा रट लेना। ठीक है ना, सीधा सीधा आपको रटना है ये क्या होता है। ठीक है, इतना इतना समझ में आ गया ना आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बस समझते चलिए, रिवाइज करते चलिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ होता है, ये तो कोई फंडामेंटल यूनिट। अब बात करते हैं कुछ होता है डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, अब जो इनसे मिलकर बन रही है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे कह दूं कि एरिया, आप कहेंगे, एक मिनट, हाँ, अगर मैं एरिया की बात करूं तो आप कहेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या कहेंगे आप, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो क्या हो जाएगा, लेकिन ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। ठीक है, तो ये मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाता है आपका एरिया। ठीक है, आप इतना समझ पा रहे होंगे मेरे कहने का मतलब क्या है, लेकिन ये दोनों सेम था तो उन्हीं से मिलकर बना है, तो एरिया क्या हो जाएगा, डिराइव्ड यूनिट हो जाएगा, व्युत्पन्न मात्रक हिंदी में बोलेंगे इसको। ओके, चलिए अब बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए तो पे मैं बोलूँ वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए आप क्या बोलते हैं, साइड का क्यूब। अगर मान लो क्यूब है, फॉर एग्जाम्पल एक क्यूब है, तो इसमें अगर इसका जो साइड है वो अगर ए है तो हम कहेंगे इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ए क्यूब हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पर भी लेंथ है साइड। एग्जाम्पल तो दूसरा लेते चलो आओ, अगर मैंने कह दिया आपका वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी मतलब वेग, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है आपका, क्या था, विस्थापन। और इसका भाई होता है, वो क्या होता है आपका, दूरी, टाइम हो जाएगा, समय। तो आपका जो वेग है, चलो यही बता देता हूँ, जो वेग है आपका वो वेक्टर क्वांटिटी है। ये भी आपको पूछता है कौन सा वेक्टर है, कौन सा स्केलर है, ये भी आपका
विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट भी आपका वेक्टर है। चलो यही पे बात कर लो स्पीड। स्पीड क्या हो जाएगा आपका, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मतलब अदिश, वेक्टर मतलब सदिश। सदिश का मतलब जिसके साथ डायरेक्शन हो। अदिश का मतलब क्या होता है, जिसके साथ डायरेक्शन ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे स्पीड मालूम है कि 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड जा रहा है तो वो उसकी स्पीड हो जाएगी। लेकिन अगर मैं कह दूँ 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है तो वो आपका उसका क्या हो जाएगा, आपका वो आपका क्या ना बोलते हैं उसको, वेलोसिटी बन जाएगा। वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगा और वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ये लेकिन सारी की सारी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज है। क्यों, क्योंकि ऊपर क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट, मतलब ऊपर लेंथ है। ये देखो ये लेंथ है, मतलब लेंथ का हो जाएगा मीटर और नीचे हो जाएगा टाइम का सेकंड। मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट बन जाती है, ठीक है ना। ये देखो स्पीड की यूनिट भी होती है मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की यूनिट भी क्या होती है, मीटर पर सेकंड। याद रख लेना, स्पीड का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी का भी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। अगर एक्सीलरेशन की बात कर ले, हिंदी में कहते हैं इसको त्वरण, इसका क्या हो जाएगा यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है, याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके चलो चलो अब बात कर लें अगर हम, अब कुछ होते हैं आपका एंगल। आप इसको डालें, एंगल का क्या होता है यूनिट, वो आप कहेंगे रेडियन होता है, ठीक है। ये प्लेन एंगल है। एक होता है सॉलिड एंगल, ये 3D में मेजर होता है। लेकिन जो एंगल है आपका प्लेन एंगल बोलते हैं इसको, प्लेन एंगल, ये 2D के लिए होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, स्टे रेडियन होता है। क्या होता है इसका, आपका स्टे रेडियन। ओके चलो इतना समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलो अगर मैं यही बता दूं, रेडियन, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलो इसको छोटा कर दूं, और तो पाई रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, 180, ठीक है, 180 डिग्री। ओके तो डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन है आपका, ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम। ओके अब बात करते हैं आपसे कि एक होता है फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज़ होने वाला है फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, ठीक है। अच्छा न्यूटन से मैं बोलूँ, न्यूटन का अगर मैं बात करूँ, एसआई यूनिट में क्या होता है, एसआई यूनिट समझते हैं ना, एमकेएस हो गया, एसआई हो गया। उसमें क्या होता है, जैसे इसका होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके ये होता है, आता कहाँ से, एफ बराबर एम ए से। एफ क्या है आपका फोर्स, एम क्या है मास, लिख लूँ, एम क्या है मास, ए क्या है एक्सेलरेशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट है एम मास का, वो ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो उस पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, तो वो एफ फोर्स होगा, ठीक है। ये डिफिनेशन बन जाएगी आपकी। अब देखिए एम का मतलब होता है किलोग्राम, ए अभी आपने पढ़ा एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पर से आपका यूनिट जो आया था वो ये आया था। ओके इतना आपको समझ में आ गया। चलो आगे बात करते हैं, फोर्स भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। मैं लिखता चला जा रहा हूँ जहाँ जहाँ जो कुछ मिल रहा है मुझे। ओके चलिए अगर बात करूँ, एक चीज़ पूछता है न्यूटन और डाइन में रिलेशन, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। अच्छा रिलेशन से मुझे याद आया कि रिलेशन और भी पूछता है। जैसे अभी आज ही पेपर था आरओ का, यूपी आरओ का, तो उसमें पूछा था कि इसका किसका पूछा था, नैनो, ठीक है ना, नैनोमीटर का रिलेशन पूछा था, नैनो सेकंड का या नैनोमीटर का रिलेशन पूछा था, मैंने पेपर देखा, ठीक है। चलो तो वो बता देता हूँ, मीटर का बता देता हूँ। तो अब जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ठीक है ना। 1 मीटर में, ठीक है, 100 सेंटीमीटर होता है, ये तो आपको बहुत ईजिली पता होगा, ठीक है। एक माइक्रोन, क्या बोला मैंने, माइक्रोन, या फिर 1 म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, 10⁻⁻6 मीटर होता है, नोट कर लीजिएगा। 1 एंगस्ट्रॉम, वो 10⁻10 मीटर होता है। 1
नैनोमीटर या नैनो सेकेंड के लिए जनरल इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ हो जाएगा, या यहाँ पे सेकेंड यूज़ कर लो तो सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा आपका 10⁻⁹ सेकेंड जनरली यूज़ होता है टाइम के लिए। ओके, आपको ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, मुझे ये बताइए, इतना समझ में आ गया ना। चलो, अगर एक होता है पेटा, पेटा होता है 10⁻15, ठीक है ना, ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ सीधा सीधा। एक्सा की बात करूँ, एक्सा कितना होता है, ठीक है, एक्सा 10⁻18 होता है, ठीक है। और हाँ, 10 की पावर जैसे 12 को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं टेरा, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आपको आ जाएगा तो मैच ऑफ द फॉलोइंग में आएगा तो आप कर सकते हो, ठीक है। चलो, इतना आ गया। अब अगर मैं आपसे बात करूं, डाइन का हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, चलो ठीक है। अब अच्छा हाँ, एक चीज़ बचा है, एक चीज़ पूछता है आपसे, ठीक है, लाइट ईयर क्या होता है। लाइट ईयर क्या होता है, लाइट के द्वारा, ठीक है ना, जो सन लाइट होती है उसके द्वारा, लाइट के द्वारा एक साल में, ठीक है ना, पूरे 1 ईयर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी। तो सबसे पहले बात ये डिस्टेंस है, ठीक है ना, 1 ईयर में है, ट्रेवल्ड बाय लाइट है। ठीक है, इतना समझो। चलो, अब हम बात करें ये कितना होता है, ठीक है ना। तो आपसे मैं बात करूं, 1 लाइट ईयर की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.46 × 10⁻15 मीटर, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। एंड दूसरा इसका और बड़ा भाई होता है, वो बड़ा भाई क्या कहता है कि अगर हम 3.26 लाइट ईयर को मिला दें, वो बन जाता है 1 पारसेक। ये पूछा हुआ है, मेरा एक एक वाक्य जो मैं लिख रहा हूँ, एक एक वाक्य जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो आपको भर लीजिए अपने अंदर, मजाक नहीं कर रहा हूँ, रिवाइज कर लीजिएगा उसको बहुत सही तरीके से। 1 पारसेक की वैल्यू 3.26 लाइट ईयर होती है। ओके, चलो, इतना समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, हाँ एक ही बच गया, एनर्जी वाला बच गया, एनर्जी। चलो एनर्जी की बात करते हैं। तो एनर्जी का होता है जूल, ठीक है, एनर्जी का होता है जूल। अगर जूल से मैं आपको बताऊं कि इसका सीजीएस ये होता है आपका, ऐसा ही नहीं हो जाएगा, एक होता है सीजीएस में अर्ग, इसका कन्वर्जन कभी कभी आता है, पूछ लेता है कन्वर्जन कितना होता है। तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग्स, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना, कन्वर्जन याद कर लो, ठीक है ना, एनर्जी का होता है। हाँ, एनर्जी का फार्मूला अगर बात करूँ, जैसे एनर्जी के लिए मैं बात करूँ, टाइप्स ऑफ एनर्जी की बात कर लूँ, तो जैसे मैकेनिकल एनर्जी हो गई, तो मैकेनिकल एनर्जी 2 प्रकार की होती है। वो कौन कौन सी होती है, ये जो आपको पढ़ना पड़ेगा। एक होता है काइनेटिक एनर्जी, पढ़ा होगा आपने, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों मैकेनिकल एनर्जी के पार्ट है। ओके, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जब किसी भी m मास के ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पर रखा होता है, किसी भी हाइट पर है, तो उस पर लगने वाला जो पोटेंशियल एनर्जी U होती है वो mgh होता है, वेयर m इज़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, h इज़ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जहाँ पर हाइट पर रखा गया है, ठीक है ना, एंड g इज़ द आपका क्या हो जाएगा, आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाएगा। के ई क्या होता है, अगर कोई m मास का ऑब्जेक्ट है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस पर लगने वाला जो मतलब जो उसकी एनर्जी है, कितनी एनर्जी है उस समय, तो उसको हम बोलेंगे के ई बराबर हाफ mv², जहाँ पर m क्या हो जाएगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, v हो जाएगा वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो जा रहा है उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आपकी दोनों एनर्जी निकल आती है, दोनों का यूनिट होगा वो जूल कहलाएगा। ओके ओके, ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। अब क्या बचा आपका, हाँ ये लगभग आपका हो गया। अब इसके बाद मैं अगर आपसे बात करूँ, मोशन की बात करूँ, टाइप्स ऑफ मोशन, तो देखो एक होता है रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, एक हो गया आपका रेक्टिलिनियर मोशन। इधर अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो सीधी मास में चल रहा है, m मास का ऑब्जेक्ट है, सीधी एक हॉरिजॉन्टल मोशन में ट्रेवल कर रहा है, एक्स एक्सिस में चल गया, वाई एक्सिस में चल गया, या कोई भी है एक रेक्टिलिनियर पाथ में ट्रेवल कर रहा है, उसको रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है आपका, एक होता है सर्कुलर मोशन,
अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी सर्कल में, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप एक डोरी लीजिए और डोरी से एक लट्टू या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को बांध दीजिए, पत्थर को बांध दीजिए, उसको नचाइए, तो वो सर्कुलर मोशन कहलाएगा। ये सामने समझ रहे बात। उसके बाद एक होता है पेंडुलम वाला, आपने देखा होगा कि जो घड़ी होता है, ठीक है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं उसको। तो घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो पहले टू जाता है, फिर फ्रो, ये समझे, पहले इधर जाता है, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे चलता है। इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। मोशन का नाम है टू एंड फ्रो मोशन, और इस तरह के मोशन को कहते क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ओके, ये सब छोटे छोटे मोशन का टाइप है, ठीक है ना। ओके, हाँ, अब सुनो, कुछ ऐसे फोर्स होते हैं, अब जैसे मोशन लगा रहे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखे होगा कि क्वेश्चन पूछा हुआ कई बार कि जो वॉशिंग मशीन में जो सारा का सारा जो फेना होता है आपके बीच में आ जाता है ना, देखा ना, गंदगी बीच में आ जाती है कैसे घूमते हुए, तो वो बीच में जो ला रहा है ना, उसको कौन सा फोर्स होता है, वो आपका क्या होता है, जो जैसे, हाँ चलो और एग्जाम्पल अच्छा देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी ऑब्जेक्ट बांधे हुए है, देखो एग्जाम्पल के तौर पर आप जब देखेंगे, ये पूछा जाता है आपसे, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर आप डोरी से किसी भी पत्थर को घुमाएं, तो अगर पत्थर जिस मोशन पे टूटेगा, जिस पॉइंट ऑफ टाइम में उसकी रस्सी टूटेगी, तो पत्थर किस तरफ जाएगा। तो जो वेलोसिटी का जो मोशन होता है, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है उस समय किसी भी एनी पॉइंट ऑफ टाइम में, एग्जांपल के तौर पे देखो मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर मान लो है पत्थर अभी इस समय, तो ये इधर जा रहा है, मोशन मान लो ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पत्थर है वो ऐसे जा रहा है, इसकी वेलोसिटी ऐसे है, तो यहाँ पर पत्थर होगा वो ऐसे जाएगा, यहाँ पर जो पत्थर होगा उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, यहाँ पर जो पत्थर होगा उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, यहाँ पर जो पत्थर होगा उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी। तो टेंजेंशियल होती है ये, सामने समझ में बताई ना। तो अब जब टूटेगा, एग्जाम्पल के तौर पर पत्थर टूटा हमारा, यहाँ पर टूट गया पत्थर, ठीक है ना, यहाँ पर पत्थर आपका टूट गया, ठीक है ना, यहाँ पर पत्थर आपका टूट गया। तो अब इस पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वो ऐसी ही होगी जिस समय उसकी थी। इतना समझ में आ गया ना, पूछा हुआ है, ठीक है ना। चलो, इतना समझ में आ गया आपको। और हाँ, एक होता है, हाँ अच्छा, हाँ मैं जो बताने वाले इसको लाया था, इस पत्थर को बांधे कौन हुए हैं अंदर की तरफ, तो वो आता है एक फोर्स जो अंदर की तरफ इसको खींच रहा है, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है। एक इसी का भाई होता है जो अंदर की तरफ खींच रहा है, इसको बांधे हुए है ना, तभी तो पत्थर जा नहीं पा रहा है ना, नाच रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अच्छा, इसका एक भाई होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो बाहर की तरफ करता है, ठीक है ना, वो बाहर की तरफ लगता है। चलो, अब इसके अपोज में एक होता है आपका, इसका हाँ, इसको हिंदी में बोलते हैं अभिकेंद्र बल। जितना मुझे हिंदी थोड़ा बहुत आता है मैं ट्राई करूँगा, ठीक है ना। अभिकेंद्र बल, इसका होता है अपकेंद्र बल, ठीक है ना। और सर्कुलर मोशन को क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति, क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति। ओके, चलो इतना समझ में आ गया आपका। हाँ ओके, अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन पूछता है आपके लॉज ऑफ मोशन में, चलो यहाँ पर ये भी कवर कर देते हैं। लॉज ऑफ मोशन की बात कर लेते हैं। 3 लॉज हैं, 1 2 3, ठीक है। सबसे पहला लॉ बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, इसी का दूसरा नाम क्या है, एक मिनट में इसको नीचे कर दूँ, ठीक है। इसी का दूसरा नाम क्या है, ठीक है, इसी को बोलते हैं गैलीलियो का लॉ, ठीक है। क्या बोलते हैं, गैलीलियो लॉ। बात समझ में आ गई नहीं, इसको क्या बोलते हैं, गैलीलियो का लॉ। इसी को बोलते हैं इनर्शिया का लॉ, इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। अब समझो ये है क्या मैटर, ये कहता है, सुनना पूरी बात, मैं लिखूंगा नहीं, ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चलना चाह रहा है या चल रहा था, तो उसकी टेंडेंसी है चलना, तो चलता रहेगा, सिंपल, चलता रहेगा जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, वो नहीं रुकेगा जब तक कि कोई उसमें एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए रुकने के लिए। गॉट इट, मतलब क्या कहना चाहते हो सर, समझाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक बस में बैठे हुए हैं, बस चल रही है आगे की तरफ, आपकी बॉडी बस के साथ आगे की तरफ चल रही है, तो आपकी बॉडी की टेंडेंसी, बस की टेंडेंसी क्योंकि आगे की तरफ है, आपकी बॉडी की टेंडेंसी भी आगे की तरफ मूव करने की है, ठीक है ना। जब तक कि कोई दिक्कत, वो नहीं रुकना चाहती, लेकिन जब उसमें ब्रेक अप्लाई किया जाता है, जैसे ही ब्रेक अप्लाई किया गया, तो नीचे वाला जो आपका बॉडी का पोर्शन था, जो बस के डायरेक्ट कंट्रोल पे था, डायरेक्ट टच पे था, वो तो उसके साथ रुक गया, बट जो हिस्सा, ऊपरी हिस्सा आपका अपर बॉडी एब्डोमेन, वो हिस्सा नहीं रुक पाया, आगे की तरफ झुक जाता है। क्यों आगे की तरफ गया, क्योंकि ऊपर वाली बॉडी की टेंडेंसी थी कि वो आगे की तरफ जाना चाहती, यही लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है।
बात समझ में आई कि नहीं आई? एक और एग्जांपल देते हैं। पूछता है आपसे, ये पूछता है, पूछा है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए कि अगर बस लेफ्ट की तरफ मुड़ जाती है तो आपकी बॉडी किस तरफ झुकेगी? क्योंकि देखो आप सीधा थे, आप सीधा जाते, लेफ्ट की तरफ मुड़ी तो आप उसके लिए लेफ्ट के रेस्पेक्ट में आप राइट हो जाएंगे, क्योंकि तो सीधी की डायरेक्शन, देखो इधर देखो, दिखाता हूँ ना तुम्हें, करके दिखाऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पे पहले सीधी बस आपकी जा रही थी, ठीक है, अब आप ऐसे मुड़ गए, ये सामने मुँह, जब आप लेफ्ट की तरफ मुड़ गए तो आपकी इसके रेस्पेक्ट में ये राइट है कि नहीं? तो हाँ, आप देखेंगे कि आप राइट मुड़ गए, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो सीधा जाना चाह रही थी, मतलब लेफ्ट के रेस्पेक्ट में आप राइट जाना चाह रहे थे। तो इसलिए जब लेफ्ट बस मुड़ेगी, नोट कर लो, बस अगर लेफ्ट हुई, ठीक है ना, तो आप ह्यूमन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। एंड बस अगर राइट हो गई तो क्या होगा? आपका ह्यूमन जो है वो आपका लेफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, बस अगर ब्रेक लग गया, रुक गई, तो ह्यूमन क्या हो जाएगा? आगे की तरफ झुक जाएगा, फॉरवर्ड। और बस अगर अचानक से चल पड़ी, ठीक है ना, स्टार्ट हो गई, मतलब जाने लगी, गो, तो क्या हो जाएगा? ह्यूमन क्या हो जाएगा? पीछे की तरफ झुक जाएगा, ठीक है ना, बैकवर्ड। ये नोट कर लेना भाई, ये सीधा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। चलो, इतना समझ में आ गया होगा, आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं, हाँ, आइजैक न्यूटन ने ये लॉ, इनको बोलते हैं, कहाँ गया, ये लॉज ऑफ द मोशन ना, ये न्यूटन साहब ने दिए थे, और इन्होंने इनकी एक बुक है, न्यूटन की बुक का नाम याद कर लो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे लिख लो। जो आपका न्यूटन की जो बुक है, वो बुक का नाम क्या है? फिलॉसफी नेचुरलिस, ऐसे कुछ करके, फिलॉसफी, रुक जाओ, लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये बुक का नाम है, ठीक है ना। और ये बुक कब थी? 1687 में पब्लिश की थी, इस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर ऑप्शन में, चूँकि आपको देखो पेपर ऑब्जेक्टिव होने वाला है आपका, तो बुक का नाम लिखना नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, अगर बुक आ गया तो आप तुक्का मार सके, मतलब तुक्का नहीं, मतलब आप ऑप्शन क्लिक, मतलब टिक कर सके, इतना आपको आना चाहिए, ठीक है। चलो, ओके, देखो इनर्शिया की बात कर रहे हैं, इनर्शिया दो तरह का होता है, ठीक है ना। एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, एक इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब जो मैंने बताया कि बॉडी रेस्ट में रहना चाह रही है, ठीक है ना, अचानक से आप उसको चला दोगे तो वो पीछे की तरफ हो जाएगी, ठीक है ना। दूसरा क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब मोशन में है, वो रुकना नहीं चाह रही है, लेकिन आपने ब्रेक लगा दिया तो रुक जाएगी, ठीक है ना। तो ये दो तरह की इनर्शिया हो जाते हैं। चलो वापस आते हैं, इसी गैलीलियो लॉ भी बोलते हैं, बता दिया मैंने। सेकेंड लॉ की बात करें आप, ठीक है ना, हेडिंग डाल दो, लॉज ऑफ मोशन में सेकेंड। थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। अब सेकेंड लॉ की बात करते हैं। सेकेंड लॉ होता है आपका F बराबर ma। अगर बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में बात करूँ मैं, तो F बराबर ma, जो आप पढ़ कर आए हैं वही ओके। बट ये है जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो, ये कोई नहीं बताता, एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो, या अगर हम दूसरे टर्म से बात करें, ये फिर इनर्शियल फ्रेम के लिए मत समझो, अगर आता है कभी तो आप मार देना, ना मत समझो। इनर्शियल फ्रेम का मतलब यही है कि आपका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है आपका, ठीक है ना, ऐसा समझो, ठीक है ना। ओके, वापस आते हैं। हाँ, और ये सारी चीज़ें जो है, सारे के सारे न्यूटन के जो लॉज हैं, ये क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्ट बनते हैं, ठीक है ना, न्यूटोनियन मैकेनिक्स का पार्ट बनते हैं। अब सुनो, ये सब के सब तभी अप्लाई होते हैं कि जब वेलोसिटी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से कम है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। स्पीड ऑफ लाइट से ऊपर जाएगा तब ये सब काम नहीं करते। तब हमारे आइंस्टाइन चच्चा आते हैं, वो अपना नया लॉ बताते हैं कि भैया अगर वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे पास दूसरा फंडा लगेगा, ठीक है ना, मास भी चेंज हो जाएगा, टाइम डायलेशन भी लगेगा, ठीक है ना। m होता है कितना, 1 - v² से मास भी चेंज होने लगता है, बहुत सी चीज़ें होती है फिर वहाँ पर, ठीक है ना। चलो वापस आते हैं, ओके, हाँ आते हैं, वापस आते हैं। हाँ, सेकेंड लॉ आपका ये हो गया। अब इसी के लिए दूसरा बताते हैं कि जैसे इसको
अलग तरीके से रिप्रेजेंट, जब लैंग्वेज के टर्म में अगर आपसे पूछेगा तो कहेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसका ध्यान रखना, नया वर्ड आ रहा है तो मैं बता दूंगा क्या क्या है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ठीक है ना। एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डी पी बाई डी टी के। अब ये पी क्या है, यहाँ पे नया वर्ड आया पी, यहाँ पर क्या आया मोमेंटम। मोमेंटम पी बराबर क्या होता है एम वी के, मोमेंटम, ठीक है ना, वेयर पी इज मोमेंटम। अरे वी नहीं होता, वो भी होता है मोमेंटम, ठीक है ना, वी होता है वेलोसिटी और एम तो मास है ये, ठीक है ना। चलो ये हो जाएगा। अब देखो डिफ्रेंशिएशन, या ये हो जाएगा के लग जाएगा और ये हो जाएगा डी, पी की जगह एम वी अपान डी टी, मास कांस्टेंट मान लेते हैं हम, तो एम हो जाएगा डी वी अपान डी टी, और डी वी अपान डी टी आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी अपान चेंज इन टाइम, ये हो जाएगा आपका के एम एम ए, ठीक है ना। और के बराबर हम 1 रख देते हैं, ठीक है ना, तो एफ बराबर एम याद होता है। ऐसे कुछ आता है, आपको डेरिवेशन से कोई मतलब है नहीं, आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, आपको ये डिफिनीशन याद होना चाहिए, बात खत्म। ओके, थर्ड लॉ की बात करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आओ, जब आप थर्ड लॉ, ठीक है ना, थर्ड लॉ की बात करते हैं। थर्ड लॉ क्या आता है, एक्शन रिएक्शन लॉ। अगर कोई आप एक्शन करते हैं तो उसके बदले में रिएक्शन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप दीवार पे अपने हाथ मारिए तो आपको भी दीवार मारेगी सेम फोर्स से। मतलब क्या कहना चाहते हैं सर, सुनो, आपको कैसे मारेगी, ठीक है, आपको सेम फोर्स से मारेगी। मतलब आपने एफ फोर्स लगाया दीवार पर अपने हाथ के मसल पावर से, तो दीवार भी आपके ऊपर मसल पे लगा, तभी आपके हाथ में दर्द होता है, वरना आपको क्यों दर्द हो रहा है, आपने तो उसको मारा था, लेकिन सेम फोर्स से आपके ऊपर भी उसने अप्लाई किया आपको, ठीक है ना। तो उसी बोलते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आई थिंक। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन, तीनों के तीनों हो गए ना। चलो अब हम बात करते हैं, हाँ जैसे चलो इसका एग्जांपल देते हैं, लाइव एग्जांपल। जब आप गोली चलाते हैं तो उसमें झटका एक आता है, जर्क बोलते हैं उसे। वो कैसे आता है, जब आप गोली आपने चलाया तो किसी, चूँकि गोली का मास है, कुछ छोटा मास है लेकिन मास है, ठीक है ना। अब वो एक अच्छी स्पीड से गई है, तो हाफ एम वी स्क्वायर से उसके पास एनर्जी थी, ये सार नो, तो उतनी जितनी एनर्जी से आगे की तरफ वो गई है ना बुलेट, उतनी एनर्जी से आपको धक्का मिला है उसको। नहीं समझे बात, इसी वजह से आपको धक्का लगता है। चलो आते हैं वापस। ओके, मोमेंटम भी आपको समझा चुके, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ अब सुनो क्या होता है, हाँ मोमेंटम समझ में आ गया ना, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई एम मास का ऑब्जेक्ट है, ये मोमेंटम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ मैं मोमेंटम की, इसका फार्मूला बताया मैंने, P बराबर एम वी। तो ये कोई भी एनी ऑब्जेक्ट अगर वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, तो उसके पास एक मोमेंटम हो जाएगा, उसको बोल देंगे P बराबर एम वी, बात खत्म, इतनी सी बात है, ठीक है ना। चलो अब अगला होता है टॉपिक इम्पल्स। इम्पल्स एक ऐसा चेंज इन मोमेंटम है, क्या बोलेंगे हम, चेंज इन बार बार मोमेंट, हिस्ट्री वाला मोमेंट याद आ जाता है मुझे, ठीक है ना। चेंज इन मोमेंटम है और कुछ नहीं है, इतना समझो। मतलब अगर मैं कह दूं, लेकिन बस इतना सा फर्क होता है इम्पल्स में कि वेरी शॉर्ट पीरियड, बस यही फ़र्क है, आप समझिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जब कोई बैट्समैन होता है, बैट्समैन हिट करता है अपनी बॉल को, तो बॉल का बैट से जो कांटेक्ट है कितने मिली सेकेंड के लिए होगा, मतलब कितने सेकंड के लिए होगा, अपना समझो, ठीक है, बहुत कम समय के लिए होता है, तो उसी को बोलते हैं इम्पल्स। इम्पल्स जनरेट होता है, ठीक है ना। और इसका जो फार्मूला बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम का मतलब एफ इंटू डेल्टा टी। ये पूछा हुआ फार्मूला है, इसलिए ध्यान रखना, इम्पल्स बराबर एफ डेल्टा टी। ओके चलो आगे आते हैं, काफ़ी देर हो रहा है, मतलब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं हम लोग अपनी। चलो बात करते हैं हम लोग। अब इसके बाद कुछ इक्वेशन है ना, वो कौन सी, वो वाली इक्वेशन भी आपको लिखा देते हैं, क्या करो। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन में बात करें, पहली इक्वेशन होती है v बराबर u प्लस ए टी।
सेकेंड है आपकी एस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड है आपकी वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशन है, आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे जो टर्म्स है मैं वहाँ लिख दे रहा हूँ। u हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, a हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन, t हो जाएगा आपका टाइम, s हो जाएगा आपका, अभी v बचा है, v लिख दो पहले, v बचा है आपका फाइनल वेलोसिटी, और s हो जाएगा आपका डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, बाकी सब तो हो गया। समझ में बात आई नहीं आई? अगर आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखिए, अगर आपको u दिया है इनिशियल वेलोसिटी कि भैया ऑब्जेक्ट है वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड चलना स्टार्ट किया है, उसके पास जो एक्सेलरेशन है वो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, और टाइम से पूछा, चलो क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, क्वेश्चन आपको दे दिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है ना। क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि u बराबर आपका है आपका 2 मीटर पर सेकंड, a बराबर है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम पूछा है कि बताइए 10 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो आपको क्या कहोगे सर, देखो u a t तीन आपका चीज़ दिया हुआ है, आपको v फाइंड करना है। आइए इधर, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आप क्या करेंगे, v बराबर u प्लस ए टी, यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, प्लस का a की वैल्यू हो जाएगी 8, और t की वैल्यू हो जाएगी 10 सेकेंड। ठीक है, तो 2 प्लस का 8 दूनी 8 दामा 80 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 82 हो जाएगा। ठीक है ना, 82 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ओके, चलो इतना समझ में आ गया ना। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन इसीलिए काम में आती हैं। ओके, चलो अब इसके बाद हाँ, एक फार्मूला रुको, एक फार्मूला और याद है, एस एन बराबर ये हो जाएगा एनथ टाइम पर। एग्जाम्पल के तौर पे आपसे पूछा नहीं गया, पूरी डिस्टेंस नहीं पूछी गई है। एग्जाम्पल के तौर पे तो ये सेकंड फार्मूला है ना, ये वाला फार्मूला एस बराबर यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, ये टोटल डिस्टेंस निकालेगा टी टाइम में। एग्जाम्पल के तौर पे एक ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है ना, और ये चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे यहाँ पहुँच गया, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी, और यहाँ पे टोटल टाइम जो लगा वो 10 सेकेंड में लगा है। आपको देगा, इस फार्मूले से आप टोटल डिस्टेंस निकालेंगे 10 सेकेंड में कितनी चली गई। लेकिन एक फार्मूला और है, ठीक है ना, डिस्टेंस कवर्ड, उसका फार्मूला ऐसा है, डिस्टेंस कवर्ड इन एनएफ टाइम। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन एनएफ टाइम का मतलब क्या हो जाएगा, आप मुझे ये बताओ कि एस एन मतलब पूछा गया 10वें सेकेंड में, 10th सेकेंड में, मतलब देखो 1 से लेकर 9 तक की बात करनी नहीं है हमें, ये 9 सेकेंड हो गए, ये 10वां सेकेंड 10th सेकेंड जो बात करेंगे इसमें अगर आपको फाइंड करना है, या फिर 10वां सेकेंड छोड़ो, 5वां सेकेंड, मतलब 4 सेकेंड पूरे हो चुके हैं, 4 से लेके 5वां सेकेंड के बीच में ये 5th सेकेंड, इसमें अगर आपको कितना चला है एग्जैक्टली बताना है आपको, तब आप इस फार्मूला का यूज़ करेंगे, इसको बोलते हैं एस एन। ठीक है ना, u प्लस का हाफ ए और 2n-1 शायद यही है। ठीक है ना, कंफर्म कर लेना, यही है शायद, बाकी मैं कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, हाफ ए 2n-1, हाँ यही है कौन। चलो वापस आते हैं। अब बात करने वाले हैं हम, मैंने एनर्जी की बात करी दी है ना आपका। हाँ एक, हाँ इधर आओ, एक फार्मूला होता है वर्क डन वाले। एग्जाम्पल के तौर पे पूछता है आपसे लिफ्ट जो जा रही है ऊपर की तरफ, ठीक है ना, लिफ्ट में कितना काम किया गया, या फिर सुनो लिफ्ट छोड़ो, इधर आओ, ये बक्सा था, बक्से को उठाया कुली ने, ये है कुली नंबर 1, इसने एक बक्सा उठाया है जिसका मास m किलोग्राम है, और कुली बढ़ रहा है आगे की तरफ। ठीक है ना, करतब दिखा रहा है क्योंकि हाथ तो नीचे हैं उसके। ठीक है, उठाया, कुली नंबर 1 ने उठा के ले गया, और डिस्टेंस d ट्रेवल करके यहाँ पर बक्सा उठा के उसने रख दिया। ठीक है, सिंपल है। तो आप मुझे बताइए कुली द्वारा किया गया कार्य पूछता है, तो इस तरह की कंडीशन में, क्योंकि कुली का जो मोशन है, फोर्स लग रहा है आगे की तरफ है, ठीक है, हाँ या ना, नहीं सर मैंने गलत बोल दिया, सॉरी पार्डन में। देखो उसका जो फोर्स लगा रहा है, कुली जो फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ लगा रहा है, ऐसे पकड़ा है ऊपर की तरफ लगा रहा है, ठीक है, बट कुली का जो मोशन है वो आगे की तरफ है, मतलब जो डी है वो आगे की तरफ है, और फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। देखो फोर्स का डायरेक्शन ये है,
और ये ऐसे हैं। और वर्क का जो फार्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा होता है। नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जब यहाँ पर रखेंगे तो एफ कुछ होगा, डी कुछ होगा, लेकिन कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा वर्क डन 0 होता है। ये पूछा गया है कई बार, एक नहीं कई बार पूछा गया है कि जब कुली ऐसे चलता है तो उसके द्वारा कुली द्वारा किया गया वर्क डन 0 होता है, किया गया कार्य 0 होता है। बात समझ में आ गई? ओके ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ओके हाँ वर्क डन, अच्छा वर्क डन को हम बता ही चुके हैं आपको, जूल से नापते हैं। वर्क डन हो गया, एनर्जी हो गया, सबको जूल से नापते हैं, ठीक है ना, सबकी बात करते हैं, सबको जूल से नापते हैं। और इससे सुनो, इधर आओ, एक चीज़ बता दें, अगर किसी एंगल पे निकाला है तब क्या करेंगे आप? इधर ये एफ है, मतलब एफ आपका ऐसे लगाया है और ये 30 डिग्री पे आपसे कहा है, और डी आपका डिस्टेंस यहाँ तक आपका चल के आया, डी इज इक्वल टू 10 है, एफ इज इक्वल टू 30 न्यूटन और थीटा ये। तब आपसे पूछेगा तो एफ बराबर क्या कहेंगे? एफ डी कॉस थीटा। और जो थीटा होता है ना, ध्यान रखना एफ और डी के बीच का एंगल है, ठीक है ना, एफ ये ऊपर नीचे डी, तो ये 30 ही लगेगा, ठीक है ना। एफ हो जाएगा आपका कितना? 30 इंटू 10 इंटू ये हो जाएगा आपका कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो काटा पीटी करो तो 15 दाम में 150, 150 √3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इतना चलो वापस आते हैं। आई होप समझ गए होंगे आप। एक चीज़ रह गई, पावर। एनर्जी हो गई, तो पावर के बिना कैसे अधूरा अधूरा रह रहा है। पावर बराबर होता है, क्या होता है पावर? वर्क अपॉन टाइम। किसी पर्सन ने कितना वर्क किया और कितने समय में किया, जब हम उसका रेशियो फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, इसको बोलते हैं पावर की यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट हो जाएगी आपकी वाट। तो 1 वाट बराबर 1 जूल, क्योंकि वर्क डन ऊपर है, नीचे क्या है? टाइम हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। सिंपल, समझ में आ गया होगा आई थिंक, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हाँ पावर से, भाई ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। पावर की एक यूनिट होती है, उसको बोलते हैं हॉर्स पावर। हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? क्वेश्चन पूछा गया, इसको एच पी से डिनोट करते हैं। 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना मत किसी भी सूरत पे, ठीक है ना। चलो इसके बाद एक और आता है जिसमें हम लोग यूनिट की बात करते हैं। यूनिट, कितनी यूनिट आपकी पावर खर्चा हुई। एग्जांपल के तौर पे कहते हैं ना, ये बिजली हम जला रहे हैं, ठीक है ना, 200 यूनिट का वो है आपका, मतलब 200 यूनिट आपकी खर्चा हो गई मान लो कि, तो उसके हिसाब से आपको प्राइस पे करना पड़ता है बिजली विभाग को। तो 200 यूनिट कैसे निकलता है समझना। तो देखो एक दिन में कितना खर्चा हो रहा है कंजम्पशन, देखो मतलब मान लो कि, हाँ ये लिख दे रहा हूँ, ये ज़्यादा हो जाएगा, P बराबर I² RT होता है, ठीक है। अब देखो I कितना है आपका, कितनी एम्पियर का करंट फ्लो हुआ, I मतलब एम्पियर वाला करंट है आपका, ठीक है। R क्या, कितना रेजिस्टेंस था उसमें ऑब्जेक्ट में, एंड T मतलब आपका कितना टाइम लग रहा है आपका, ठीक है ना, कितने टाइम तक वो करंट फ्लो होता रहा, तो उससे आपकी निकलती है कितनी हीट लॉस हुआ आपका, ठीक है ना। फिर इसमें हम डिवाइड करते हैं कितना, वही कितना मतलब सॉरी इससे मल्टीप्लाई करते हैं उसका, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, 360 का मल्टीप्लाई करते हैं, कितने दिन तक हुआ ना, नहीं समझे, कितना सॉरी एक साल के लिए निकालना है तो, और 24 घंटे के निकालना है तो उसमें 24 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 आवर निकाल के, ऐसा करके, समझ रहे हो बात। तो इस तरह से यूनिट निकलती है। ओके वापस आते हैं अब। चलो अब टेम्परेचर की बात कर ले। तो टेम्परेचर में एक फार्मूला होता है बहुत इंपॉर्टेंट, वो आपके इसमें ज़रूर आता है, ठीक है ना। फार्मूला क्या है आपका, आओ देखते हैं। देखो 3 में रिलेशन है आपका, मतलब 2 में रिलेशन है, इंपॉर्टेंट तो वो है। देखो एक रिलेशन होता है आपका, कहते हैं सेल्सियस, नाम सुना है आपका, टेम्परेचर के लिए बात कर रहा हूँ। टेम्परेचर क्या है, ये मेज़रमेंट है। देखो ये हीट को मेज़र नहीं करता, पहली बात समझना, हीट को मेज़र नहीं करता है, ठीक है ना। ये आपको बताता है कि गर्म या ठंडा केवल, ठीक है ना। तो आपका ये बताता है, तो ये सेल्सियस हो गया आपका पहला वाला, ठीक है ना, आपका होगा सेल्सियस, आपका पहला वाला हो गया। दूसरा क्या है आपका, फ़ारेनहाइट हो गया, ठीक है, एक हो गया, और तीसरा होगा केल्विन। इन तीनों रिलेशन आपका आता है भाई, तो ये थोड़ा सा ध्यान देने लायक है। आ जाओ दिखा दूँ आपको। सबसे पहले अगर बात करूँ सी, इसको सी से नोट करेंगे, इसको के से नोट करेंगे, इसको एफ से नोट करेंगे, ठीक। इधर आओ, सबसे पहले इधर आओ,
C/5 इज टू F माइनस 32/9। ये आपका फार्मूला, इसको आपको ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। एंड ये होता है कि -40 पे, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है ना, -40 डिग्री सेंटीग्रेड इज माइनस का 40 डिग्री, हाँ -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, रखेंगे आप -40, तो ये दोनों बराबर है, C और F बराबर जाएंगे, तो -40 डिग्री पर, ठीक है ना, C एंड F इक्वल होता है। ये पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है, कई बार मेरे सामने आया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं केल्विन का। केल्विन का सेल्सियस से क्या होता है आपका, K बराबर C प्लस का 273.15 होता है, तो उसे इग्नोर मार दो तो कोई दिक्कत नहीं है। 273 आपको याद होना चाहिए। इतना आपको समझ में आ गया ना, हो गया। अच्छा, एक होता है, यही याद आता है, इफ़ अगर मैं बात करूँ, इफ़ केल्विन इज इक्वल टू 0, इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट, ठीक है ना, 0 टेम्परेचर। चलो, बात समझ में आ गया ना, थोड़ा थोड़ा आई थिंक थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताने या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ में थोड़ा थोड़ा आ सके, रिवीजन बेसिस पे आपको हो सके, ओके। इसके बाद पूछा जाता है हीट का ट्रांसफ़र। हीट का जो ट्रांसफ़र है वो 3 तरह से होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ठीक है। कंडक्शन क्या होता है, अभी जैसे कोई मेटल बॉडी है, एग्जांपल के तौर पे आपने देखा होगा, जब मम्मी जैसे हम लोग गांव में रहते थे, तो मम्मी चूल्हे में जब खाना बनाती थी, तो हम लोग जो चिमटा रहता था, चिमटा या फूकनी, जो है फूकनी मतलब फूकने वाली, और चिमटा मतलब जिससे रोटी पलटी जाती थी, तो उसको जब हम लोग चूल्हे में लगा देते थे ना, चूल्हे में जैसे लगा दो थोड़ी देर, तो हमें दूसरे एंड पर वो गर्म फील होता था। तो इससे क्या होता है ना कि जो लोहा है, ठीक है ना, जो मेटल है, अब मेटल में हीट एक तरफ है, एक एंड पे हीट है, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो लकड़ी या कोयला जल रहा है, अब वहाँ से हीट ट्रांसफ़र होकर आपके दूसरे एंड पर आ रही है, तो इसी को बोलते हैं, जब मेटल में, ठीक है ना, मीडियम मिल रहा है उसको, वो हीट ट्रांसफ़र होकर आपके पास आती है, उसे कंडक्शन बोलते हैं। इस तरह की हीट ट्रांसफ़र हो कंडक्शन बोलते हैं, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। चलो, अब बात करते हैं, दूसरा होता है आपका कन्वेक्शन, ठीक है ना, ये फ्लूइड में होता है, ठीक है ना, ये फ्लूइड में होता है। फ्लूइड में कैसे होता है, जब आप देखोगे, कभी आपने देखा होगा जब पानी बॉयल करते हो, जब ठंडी का मौसम होता है, नहाने के लिए जब पापा डंडा उठाते हैं, तब आप क्या करते हैं, तो नीचे जो आप देखेंगे पानी गर्म करने के लिए हम लोग गैस में चूल्हे में चढ़ा देते हैं। फिर जब आप देखते हैं जब थोड़ा सा पानी गर्म होने लगता है, तो नीचे जो नीचे की लेयर है, सबसे पहले वो गर्म होना शुरू होती है, ऊपर बाद में आता है, तो नीचे बुलबुले बनते हैं, नीचे, ठीक है ना, नीचे बुलबुले बनते हैं, और बुलबुला धीरे धीरे उठकर ऊपर आता है। नोटिस किया आपने, तो जो हीट है वो नीचे वाली सरफेस को मिल रही थी, ये सार नो, हाँ, नीचे वाली सरफेस को जब आपको मिली हीट, तो क्या होगा ना, कि हीट जो है नीचे वाली सरफेस से ऑन द फॉर्म ऑफ बुलबुला हो गया, या फिर नहीं बुलबुला फूट जाता है कभी कभी, तो हीट नीचे वाली सरफेस से धीरे धीरे ऊपर वाले सरफेस पे आती है, ठीक है। तो इस तरह के हम हीट ट्रांसफर को क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। फ्लूइड का मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो वाटर ही हो, फ्लूइड का मतलब वो एयर भी हो सकता है, एयर भी आ टाइप ऑफ फ्लूइड है, ठीक है ना। जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग को वो एयर भी आपका फ्लूइड की में काउंट होता है, ठीक है ना, कोई भी लिक्विड हो सकता है। चलो वापस आते हैं, और तीसरा होता है आपका, हाँ, इन दोनों में आपका क्या है, मीडियम की रिक्वायरमेंट है, मीडियम रिक्वायर्ड, बट ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें नो मीडियम रिक्वायर्ड। सर ये कैसे, एग्जाम्पल दो इसका सर, जैसे आपने दोनों का एग्जाम्पल दिया, देखो सुनो, देखो ये ऐसा है, जैसे आपने देखा है कि सन से लेकर हमारे बीच में एटमॉस्फेयर तो कुछ किलोमीटर तक है ना, हाँ, ठीक है। चलो कमेंट सेक्शन में बता देना कि एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है ना, मेसोस्फेयर, इस तरह का जो एटमॉस्फेयर वाला जो क्रम है ना, इसका बता दो मुझे किलोमीटर में, ठीक है ना। चलो वापस आते हैं, और ये जो आ रहा है कुछ किलोमीटर तक है, लेकिन सन तो बहुत दूर है, सन से लेकर जो हीट ट्रांसफर हो रही है एटमॉस्फेयर के थ्रू तो हो नहीं रही है, मतलब एटमॉस्फेयर से आ रही है लेकिन सारा एटमॉस्फेयर तो है नहीं, फिर कैसे ट्रांसफर हो रही है। तो इस तरह के हीट ट्रांसफर को क्या बोलते हैं, जिसमें मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के तहत हीट का फ्लो होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें मीडियम की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, सन से आने वाला रेडिएशन, ठीक है। चलो आई होप समझ में आ गया होगा, थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा। नेक्स्ट करते हैं, हाँ, अब सुनो, कुछ चीज़ें हैं आपको जानना चाहिए, कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे
मेल्टिंग मेल्टिंग क्या होती है एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। एक होता है फ्रीजिंग पॉइंट, इनको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं शायद गलनांक, इसको मेल्टिंग नहीं बॉइलिंग पॉइंट को बोलते हैं शायद क्वथनांक। मेल्टिंग पॉइंट को क्या कहते हैं मुझे बता देना, मुझे याद नहीं आ रहा है। नहीं ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ये क्वथनांक है शायद, मेल्टिंग पॉइंट ये है शायद गलनांक, देख लेना ठीक है ना। हिंदी का थोड़ा सा यार मेरे साथ इशू है, चूँकि छूट गया था मेरा, तो ठीक है चलो जाने दो, जितना हो सकता है मैं ट्राई करता हूँ बताने का। चलो वापस आते हैं। अच्छा हाँ, इसको बता दूँ, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कंडक्शन को कहते हैं क्या कहते हैं, चालन, इसको कहते हैं संवहन, और इसको कहते हैं विकिरण। तो थोड़ा थोड़ा मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना हो सकता है। चलो वापस आते हैं, इसको बोलते हैं क्वथनांक। देखो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट में आते हैं, जब पानी को बॉयल कर रहे थे, गर्म करना, बुलबुला उठना बताया था ना, तो उसी को बोलते हैं, जब पानी बॉयल होने लगता है उसी बोलते हैं क्वथनांक। एक ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा हीट का जो मतलब एक ऐसा पॉइंट ऑफ टेम्परेचर आएगा, ठीक है ना, वहाँ पर क्या होगा आपका कि वहाँ पर से हीट टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा, हीट आप जितनी दे दो टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा। फिर वहाँ पे क्या होगा, फेज़ ट्रांसफ़र होगा। फेज़ ट्रांसफ़र का मतलब पहले लिक्विड होगा, वहाँ से वाष्प बन रहा होगा, वहाँ से आपका वेपर बन रहा होगा। बात समझ में आ रही है, वहाँ से वेपर बन रहा होगा। तो वाटर से लेके वेपर बनने का जो सफ़र है उसी को हम क्या कहते हैं हम लोग, मतलब वहाँ पे आपका फेस, तो वो बॉइलिंग पॉइंट के बाद होता है, ठीक है ना। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, ठीक है ना, सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, डिपेंड ऑन द मटेरियल। ओके हाँ चलो आते वापस। अच्छा हाँ, अब गलनांक क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे सेम उसका उल्टा, नहीं उल्टा नहीं सॉरी, अगर मैंने कह दिया आपकी कोई बर्फ़ थी, बर्फ़ को गलना है, ठीक है ना, गल कर वाटर बनाना है, तो दिस प्रोसेस क्या कहलाएगा आपका, मतलब सॉलिड से लिक्विड का जो प्रोसेस है मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या है, सॉलिड से लिक्विड। बॉयल में मतलब क्या हो जाएगा आपका, लिक्विड से एयर में कन्वर्ट होना, ठीक है। ओके और हाँ, एयर से जब सॉलिड में जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस है, कंडेंसेशन बोलते हैं संघनन। आई होप समझ गए होगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है, फ्रीजिंग का मतलब ये होता है कि जब कोई वाटर है, वाटर से हम पत्थर बना दें, मतलब वाटर से हम बर्फ़ बना दें, उसको बोलते हैं फ्रीजिंग, बर्फ़ जम जाना, तो ठीक है ना। तो वो आपका क्या हो जाएगा, 0 सेल्सियस पे हो जाएगा, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा। लेटेंट हीट क्या होती है, इसी में बात आती है लेटेंट हीट, देखो ठीक है, ये आपका है। एग्जाम्पल के तौर पे इसको हमने गर्म करना शुरू किया, ठीक है, तो एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्या हो जाएगा, बॉयल होना शुरू होगा। बॉयल होने के बाद 100 के बाद एक्स्ट्रा नहीं बढ़ेगा, 101 नहीं होगा, जबकि जो हीट, जो डेल्टा क्यू है जो हम दे रहे थे, ठीक है ना, MC डेल्टा T हो रहा था, ठीक है ना, मतलब सॉरी इसको मत देखो आप, मतलब समझ लो कि हीट देने से आपका क्या होता है, आपका ठीक है ना, आपका टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है ना, चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। बट लेकिन एक समय के बाद, इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद क्या होगा, हीट गिवन हीट पूछता है, गिवन हीट क्या करेगा, टेम्परेचर इंक्रीमेंट नहीं करता, क्या करता है फिर गिवन हीट, ये फेज का चेंज करता है। फेज चेंज का मतलब, जैसे फेज का मतलब क्या होता है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनमें आपस में चेंज होना, ठीक है ना, इससे इससे हो गया, इसको इसके हो गया, ठीक है, इसको इससे हो गया, इसको इससे हो गया, इसको इससे हो गया, इसको इससे हो गया, ठीक है ना, आपस में चेंज करना, दिस इज कॉल्ड फेज चेंज। तो इस तरह की हीट, ऐसी हीट जो फेज चेंज में काम करे, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट, हिंदी में बोलते हैं गुप्त ऊष्मा शायद।
आई होप समझ गए होगे, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि भैया कुछ समय के बाद चेंज तो होगा ना फेज़ में, तो कुछ एनर्जी उसमें लगा है रूप बदलने में, रूप बदलने में, तो उसी को क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट, और इसको बोलते हैं छुपी हुई, ठीक है ना, छुपी हुई। ओके चलो आते हैं वापस। इसके बाद हम बात करने वाले हैं अच्छा हाँ चलो ये बता दूँ, फेज़ ट्रांसफ़र की बात आई है तो फेज़ ट्रांसफ़र वाला पूरा कर देता हूँ, ठीक है ना। देखो यार लिखता हूँ यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, देखो अगर हम देखो लिक्विड से सॉलिड की तरफ एरो जा रहा है ना, देखो जा रहा है ना एरो ऐसे ही ये वाला, ठीक है ना। तो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, आपको ही पता है, अभी मैंने बताया, जस्ट बताया था, वो क्या था, फ्रीजिंग बताया था, क्या बताया था, फ्रीजिंग मतलब गलना, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, सॉरी गलना नहीं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, जमना, ठीक है। अब इधर आओ, सॉलिड से लिक्विड, सॉरी सॉलिड से अगर हम गैस की तरफ जाएंगे, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड से लेके गैस तक, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, नहीं बताया मैंने आपको, लिख लो, इसको हिंदी में कहते हैं शायद ऊर्ध्वपातन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये नीचे आओ, नीचे वाला, अब ये एरो जा गया, अब गैस से लिक्विड की तरफ जा रहा है, गैस से लिक्विड का मैंने बता चुका हूँ आपको, गैस से जब लिक्विड होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीजिंग, ठीक है ना, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, क्या बोला मैंने, बताया था कंडेंसेशन, बताया था संघनन, संघनन, ओके ओके। लिक्विड से गैस में क्या हो जाएगा, अब आइए उल्टा कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, ठीक है इधर। तो अब बताओ सॉलिड से लिक्विड बनाने में क्या बने, क्योंकि गलेगा पानी, मतलब बर्फ़ से लेके आप क्या बनेगा, इसको सॉलिड को आप बर्फ़ कंसीडर करो, ऐसे लिख लो बर्फ़, ये हो जाएगा आपका पानी, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपकी वाष्प, ठीक है। अब बताओ बर्फ़ से लेके पानी बनने को क्या बोलेंगे हम, उस प्रोसेस को अभी बताया था मैंने आपको, सॉलिड से लिक्विड का प्रोसेस क्या कहलाएगा आपको, मेल्टिंग, बर्फ़ मेल्ट हो जाती है ना, याद करो, ठीक है ना, गलना। इधर आओ, सॉलिड से लिक्विड से गैस वाला प्रोसेस क्या कहलाएगा आपका, पानी से वाष्प बनने वाला, उसको आप बोले वाष्पीकरण, ठीक है, वाष्पन, वेपराइजेशन, ओके। नेक्स्ट है आपका गैस से सॉलिड बनने वाला क्या कहलाएगा आपका, गैस से सॉलिड बनने वाला क्या कहलाएगा आपका, मतलब डिपोजिशन बोलते हैं, ठीक है ना, गैस से सॉलिड बोलते हैं, या तो फिर डायरेक्ट बनना क्या बोलते हैं उसको यार, डिपोजिशन ही बोलेंगे, डिपोजिशन बोलेंगे, या फिर डिसब्लिमेशन, निक्षेपण, निक्षेपण, डिपोजिशन, ठीक है। चलो वापस आते हैं, ओके हाँ। अब ये पूछता है आपसे टाइप्स ऑफ वेव्स, क्योंकि ये आपका पूछता है, उसमें भी ज्योग्राफी में भी आता है टाइप्स ऑफ वेव, पी वेव, एस वेव वगैरह, तो उसमें भी आता है ये। अच्छा तो फेस ये हो गया, ये बताना था आपको, हाँ टाइप्स ऑफ वेव। तो टाइप्स ऑफ वेव में हम बात करने वाले हैं कि देखो भाई, एक होती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक होती है आपकी ट्रांसवर्स वेव, ठीक है ना, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल, अब थोड़ा शॉर्टकट में लिखेंगे, अब बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, ठीक है। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक होता है आपकी ट्रांसवर्स वेव, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स, इन ये दोनों इज़ अ पार्ट ऑफ मैकेनिकल वेव, ये दोनों पार्ट हैं मैकेनिकल वेव की, ठीक है ना, ये दोनों पार्ट हैं आपका मैकेनिकल वेव की पार्ट है, ठीक है ना। वेव्स टॉपिक डाल दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, दोनों पार्ट है मैकेनिकल वेव की, ठीक है ना, लिख दे रहा हूँ यार, लॉन्गिट्यूडनल और ये हो जाएगा ट्रांसवर्स, ठीक है, इतना लिख दे रहा हूँ। सब इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सबसे पहले अब पूछता क्या है आपसे, इसके एग्जाम्पल, लॉन्गिट्यूडनल का एग्जाम्पल हो जाएगा साउंड वेव, ठीक है ना,
और ट्रांसवर्स का एग्जांपल हो गया लाइट वेव। लाइट वेव कैसे चलती है? ऐसे। साउंड वेव कैसे चलती है? ये फिर थोड़ा लाइट, फिर डेंस। समझे? तो पहले सॉरी, इसमें जो वर्ड होंगे, इसमें यूज़ होते हैं कंप्रेशन, रियरफैक्शन। जब ज़्यादा पार्टिकल पास पास होंगे उन्हें कंप्रेशन बोलेंगे, और जब दूर दूर होंगे पार्टिकल तो उन्हें रियरफैक्शन बोलेंगे। ठीक है। अब आओ, इसमें क्या बनते हैं? क्रस्ट एंड ट्रफ बनते हैं। क्रस्ट ऊपर वाले को बोलते हैं, नीचे वाले को ट्रफ बोलते हैं। ठीक है, यहाँ लिखो क्रस्ट, इसको बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। ओके, अब आओ, इसके बाद हम बात करते हैं, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। इधर आओ, वो भी देख लो। कुछ होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे सबसे, इधर आओ, गामा रेज जैसे हो गया, इसको थोड़ा लाइट कलर से लिखेंगे। ठीक है ना, देखो गामा रेज ये न्यूक्लियर रिएक्शंस में यूज़ होता है, बहुत एनर्जेटिक होती हैं और यूज़ होती है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट, एक्सरेज। आपको पता है एक्सरे निकलवाने आप जाते हैं तो मेडिकल में आपका बहुत यूज़ होता है। ठीक है ना, और सिक्योरिटी में भी यूज़ होता है। ठीक है ना, मेडिकल हो गया, सिक्योरिटी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका है यूवी रेज। ठीक है, यूवी रेज क्या है? ये सनबर्न, सनबर्न मतलब समझ लो, सन जो स्किन जला देगी, ये वो वाली रेज हैं। इसको काफ़ी हद तक जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन है, हार्मफुल यूवी रेडिएशन कुछ पार्ट हमारे तक आता है, कुछ पार्ट रोक दिया जाता है बाई ओजोन। ठीक है ना, हमारी जो ओजोन लेयर है वो रोक दिया जाता है। अब बताइए आपका काम है ओजोन लेयर किस हमारे उसमें आती है, मतलब किस लेयर में, एटमॉस्फेयर किस लेयर में आती है, आपको बताना है। ठीक है, चलो, ये आपका सनबर्न के कारण में आता है। ठीक है, अब आते हैं, नेक्स्ट है आपका विजिबल लाइट। इसके बाद आएगा विजिबल। ठीक है ना, उसके बाद आपका आ जाएगा इंफ्रारेड। उसके बाद हो जाएगा माइक्रोवेव। हाँ, इंफ्रारेड से याद आया, ये यूज़ होता है नाइट विज़न में। कभी देखा होगा तुमने, अगर तुमने हॉलीवुड की मूवीज़ देखी हैं तो जब अंधेरे में जब वो मिशन करते हैं ना, तो आर पार जो दिखता है इंफ्रारेड रेज होती हैं। ठीक है ना, मतलब समझ रहे हो, नाइट विज़न, अंधेरे में देखने के लिए हरा हरा जब दिखता है ना, तो वो वाला इंफ्रारेड रेडिएशन। थर्मल इमेजिंग हो जाएगा। ठीक है, ओके, हाँ, अच्छा, हाँ, एक चीज़ और इसी में याद आया, जो आपका टीवी का जो रिमोट होता है उसमें जो बटन लगा होता है, जो जो समझ रहे ना, अच्छा, जैसे चलो एग्जांपल के तौर पे टीवी का हो गया, एसी का हो गया, दोनों में जो रिमोट में जो ऊपर ऊपर जो गोल लगा रहता है, वो कैसे कंट्रोल होता है? वो आईआर ब्लास्टर होता है उसमें, तो आईआर रेज जाती हैं तब जाके वो ऑपरेट होता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, माइक्रोवेव आपको पता है, माइक्रोवेव ओवन्स में यूज़ होता है, रडार में यूज़ होता है, ओवन हो गया, रडार हो गया। ठीक है ना, और बाकी सब हो जाएगा। चलो ठीक है, ये सब आई होप समझ में आ गया होगा आपका। चलो, हाँ, अब सुनो, एक होता है साउंड वेव में, एक चीज़ जान लो, एक होता है तुम्हारा इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, ये जान लो। इंफ्रासोनिक अपश्रव्य ना, शायद यही है ना, अपश्रव्य। इंफ्रासोनिक ये 20 हर्ट्ज से लो है। ठीक है, एक होता है तुम्हारा ऑडिबल, श्रव्य तरंग, मैं हिंदी में बोल ले रहा हूँ, श्रव्य वाली। ठीक है ना, ये हो जाएगी तुम्हारी क्या है, अवश्रव्य। मेरी हिंदी थोड़ा सा मेरा गंदा है। ठीक है, ये हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, अल्ट्रासोनिक तीसरा हो जाएगा अल्ट्रासोनिक। ये 3 टाइप्स हैं, इनका ध्यान रखना एक बार। ठीक है ना, ठीक है ना, इसको बोलते हैं पराश्रव्य। ये हो जाएगा अबव 20,000।
ठीक है ना, आई होप समझ गए होगे मेरी बात। तो स्पीड ऑफ साउंड, चलो हाँ यहाँ से बता दें स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है बता दो, यहाँ पर बात आई तो ये भी बात कर लेते हैं। स्पीड ऑफ साउंड बता दो। एयर में 332 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर बोल रहा हूँ, मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये होती है। और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है, ध्यान रखना। और टेम्परेचर, हाँ स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर बढ़ाने पर स्पीड बढ़ती है, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, कितनी बढ़ती है वो भी अगर तो बता दूं कि 0.61 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीमेंट होता है जब हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं, ठीक है ना, ये रिलेशन होता है। इतना आएगा नहीं खासकर तो, लेकिन आप इतना जान लो। वाटर में भी जान लो आप, ठीक है ना, ये एयर में थी, वाटर में भी स्पीड ऑफ साउंड वाटर में होती है आपकी 1483 मीटर पर सेकेंड। आयरन में सब ज़्यादा होती है, मतलब सॉलिड में, मतलब सॉरी आयरन में सब ज़्यादा नहीं, मतलब सॉलिड में ज़्यादा होती है। सॉलिड में होती है कितनी, 5130। और एल्यूमिनियम में अगर आपसे पूछ ले वो कितनी होती है, वो थी 6420, ठीक है। चलो, आई होप समझ में आ गया होगा आपको, काफ़ी हद तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और फिर बात करते हैं आपसे, ठीक है।